अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली हैदर और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्तांबुल टर्की के एक बहुत ही जाने माने नाम डॉक्टर जुनैद कादिर साहब। आज की वीडियो में हम डॉक्टर जुनैद कादिर साहब से वो क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं जिनकी तलाश बहुत सारे स्टूडेंट्स को है जो टर्की के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जा सकती है, टर्की में स्टूडेंट लाइफ कैसी है, जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं या नहीं, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं और आपकी जो स्टूडेंट रेजिडेंसी कार्ड है क्या ये सिटीजनशिप की तरफ लीड करती है या नहीं, और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हम डॉक्टर साहब से पूछने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि एक आम स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान में है या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी भाई हैं और बहुत सारी ऐसी हमारी पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी जो कि यहाँ पर टर्की के अंदर मौजूद हैं। अब उन्हें एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्हें इसका जो राउट है वो नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम यहाँ पे आते हैं एडमिशन किन यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है, कब ओपन है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो कॉमन स्टूडेंट है, एक आम स्टूडेंट जो चाहता है कि मैं खुद से ये सारा प्रोसेस जो है वो करूं, तो उसे किन किन चीज़ों का नॉलेज होगा तो वो ये प्रोसेस जो है वो कर सकता है। जी साजिद भाई, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो तुर्की को टारगेट कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जैसे हर कंट्री के अंदर पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एडमिशन क्राइटेरिया। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो मुनासिब फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं। मोस्टली उन यूनिवर्सिटीज़ को अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है तो उसे एन एंट्री टेस्ट देना होगा। बिल्कुल ठीक है। एक एंट्री टेस्ट है योस एग्ज़ाम याबांजी रंजी सिनाव कहते हैं। इस एग्ज़ाम की बिहाफ पे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा सकता है। मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों या इंडियन या बाकी कंट्री से, उनके लिए मतलब योस एग्ज़ाम देना और उसकी डेट्स को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए फिर सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरे तुर्की के अंदर 209 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 78 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हैं और 131 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का है। ठीक है। तो तुर्की के अंदर जो स्टडी इन तुर्की के ऊपर मोस्टली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आ रहे हैं। ओके। और ये इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस्तांबुल सिटी के अंदर हैं। तो पूरे टर्की के अंदर 209 यूनिवर्सिटीज़ में से जो 78 हैं वो प्राइवेट हैं और उन प्राइवेट में से जो 90% है वो सिर्फ इस्तांबुल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आंसर है मेरे ऑडियंस के लिए वो ये है कि जब भी वो टर्की के अंदर एडमिशन लेने के लिए प्लान करें तो उन्हें जो है वो इस्तांबुल को कंसीडर करना है। इस्तांबुल को कंसीडर करना है। ओके। अगर वो प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा आपने फरमाया कि अगर वो गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें जो है वो उसके लिए एंट्री टेस्ट जो है वो पास करना होगा। बिल्कुल। और वो फिर जो है एंट्री टेस्ट पास करके वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर यानी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकते हैं। और वो जो एग्ज़ाम है क्या वो टर्किश लैंग्वेज में है? नहीं, वो एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, अरेबिक में और टर्किश लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम लिया जाता है। 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 40 क्वेश्चन IQ के होते हैं। ओके। एक्चुअली ये जो मैथ होती है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, IQ फिर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं और इसके लिए तुर्की के अंदर एकेडमीज़ हैं जो इसकी प्रिपरेशन करवाती हैं, इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स बाहर से आना चाहते हैं वो पहले किसी वीज़ा के थ्रू मतलब लैंग्वेज वीज़ा पे आ गए, यहाँ पे आके लैंग्वेज कोर्स के साथ साथ प्रिपरेटरी एग्जाम जो है योस की तैयारी करते हैं। फिर योस एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो मुख्तलिफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट तो ये जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन नॉर्मली कितनी देर में एक आम स्टूडेंट जो है वो कर सकता है? मोस्टली स्टूडेंट्स इसकी 5 से 6 महीने के अंदर तैयारी 5 से 6 माह में इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। अब ये जो 5 से 6 माह में तैयारी में लगेंगे इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है जिसके अंदर आपकी प्रिपरेटरी एग्जाम की जो फीसें हैं, आपकी अकोमोडेशन है, फूड है, तो रफली अगर हम बात करें तो
पर मंथ इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाती है? अभी जो स्टार्ट हो रही है वो 50,000 टर्किश लीरा से स्टार्ट होती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये कोर्स जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ तुर्की में नहीं होता, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी होता है। पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जहाँ जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे ये यूएस एग्ज़ाम वहाँ पे भी होता है। और ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये ओ से ये में एक इदारा है। ठीक है। टर्की का। ओके। और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है? जी, पब्लिक इंस्टीट्यूट है। ओके। तो जब ये एग्जाम कंडक्ट वहाँ पे करवा रहे हैं किसी भी कंट्री के जो लोकल सिटी के अंदर, तो क्या इसकी प्रिपरेशन भी वहाँ पे अवेलेबल होती है? नहीं, मोस्टली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में नहीं है। और बाकी जैसे अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। पाकिस्तान में जो मारिफ स्कूल है, जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं तुर्की के अपने, वहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को यो उसकी तैयारी करवाते हैं, उनके स्टूडेंट्स। लेकिन वो अपने ही स्टूडेंट्स को जो है वो करवा रहे हैं, किसी जनरल कॉमन स्टूडेंट को नहीं करवा रहे। तो क्या इसकी तैयारी जो है वो ऑनलाइन भी पॉसिबल है? ऑनलाइन भी है इसकी तैयारी, लेकिन इसमें ये होता है कि मोस्टली जो हमारा पाकिस्तान से स्टूडेंट्स है वो उसने टर्किश मीडियम में स्टडी नहीं करनी होती। ठीक है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, इसलिए हमारा टॉपिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये ज्यादातर टर्किश इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो आना ही इंग्लिश मीडियम में आना में है, तो इसलिए हम उसके ऊपर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम्स हैं, लेकिन बहुत कम। फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो उसका कोटा 10 स्टूडेंट्स का है या 20 स्टूडेंट्स का है, तो मैक्सिमम जो इंग्लिश प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर मजीद इनका कोटा कम हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है वो टर्किश मीडियम के अंदर स्टडी करे, यूनिवर्सिटी उसको 1 साल लैंग्वेज कोर्स भी करवाती है, उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल एजुकेशन डिग्री वो स्टार्ट करता है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली वैसे तो जो है वो हर स्टूडेंट को ये पता होता है कि मैं अगर टर्की में एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो मैं क्यों ले रहा हूँ, उसके माइंड में कंपैरिजन होता है, फीस स्ट्रक्चर का भी, उसके लिविंग एक्सपेंसेस का भी, डिग्री का भी। लेकिन अगर हम जनरली जो है वो बात करें तो जो टर्की की एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे यूके है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर कनाडा या यूएस है। तो वो उनके साथ जब कंपैरिजन करें तो टर्की वो चूज़ क्यों करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस हवाले से देखें तो तुर्की क्यों चूज़ करें, तुर्की मोस्टली जो स्टूडेंट्स खासकर इंटरमीडिएट के बाद बैचलर के लिए जाना चाहते हैं यूरोप या किसी और कंट्री के अंदर, तो फीस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूके की एग्जांपल देता हूँ, कोई बैचलर प्रोग्राम वहाँ पे 18,000 20,000 पाउंड से स्टार्ट होते हैं। वहीं प्रोग्राम तुर्की के अंदर $2,000 से स्टार्ट होता है। इतना बड़ा डिफरेंस? जी बिल्कुल, इतना बड़ा डिफरेंस। यानी एक तरफ $20,000 रफली और एक तरफ $2,000। बैचलर की बात कर रहा हूँ, मास्टर्स के लिए नहीं। इवन मास्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर यूके या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ मिनिमम अगर देखें तो 10,000 यूरो या डॉलर से स्टार्ट होता है। वहीं तुर्की में $2,250 से आपके टोटल डिग्री की फ़ी। माशाल्लाह। ये जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं इस साल, अगर वो फ़ौरन आना चाहते हैं और उनका बजट कम है और वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे डेवलप कंट्री के अंदर जाएं जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, सेफ्टी हो, जहाँ पे सोशल लाइफ अच्छी हो, तो तुर्की रिलीजियस एनवायरनमेंट हो, हलाल फूड हो, अकोमोडेशन चीपर हो, बिल्कुल तुर्की उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तुर्की में $2,250 आपने पे करना है। आपको पता है अगर वो स्टूडेंट यहाँ पे आके जॉब भी करता है तो ये कम से कम वो अपने 2 महीनों के अंदर अपनी पूरी फी पे कर सकता है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं सस्ता महंगा ना पड़ जाए। अगर यूरोप के अंदर उसे 10,000 या 20,000 जो है वो पे करके यहाँ पे $2,000 पे करना पड़ रहे हैं, तो पैसे की तो बचत हो रही है। तो इस एजुकेशन सिस्टम की और इस एजुकेशन क्वालिटी की क्या कोई कंपैरिजन है उनके साथ, कि ऐसा ना हो कि पैसे तो बच जाएं लेकिन डिग्री जो है उसमें टाइम भी कंज्यूम हो जाए और अल्टीमेटली वो डिग्री जो है वो उतनी वैल्यूएबल ना रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री बिल्कुल वैल्यूएबल है तुर्की की। और वहीं एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना चाहिए एजुकेशन जो सिस्टम है तुर्की का या पाकिस्तान का या यूरोप का, ये किसी कंट्री ने अपने लिए कोई स्पेसिफिक नहीं खड़ा किया। ठीक है। ये ग्लोबली एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया के ऊपर इम्पोज किया गया है। ठीक है। इसके लिए मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ। मेरे अपने भाई हैं, वो PhD किया उन्होंने मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से, माशाल्लाह। तो उनका एक्सपीरियंस इस तरह है कि बैचलर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, अपनी मास्टर वो रशिया से किया है, फिर उन्होंने 2 साल की एक लुक्समबर्ग में रहे हैं और PhD उन्होंने हंगरी से किया है। रिसेंटली वो प्रोफेसर हैं जर्मनी के अंदर। जबरदस्त। तो मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो गए हैं। वो कहते हैं
सेम फील्ड के अंदर वो इंजीनियरिंग के थे, वो बताते हैं कि रेफरेंस बुक सेम है, टॉपिक्स सेम है आपके, ठीक है, और सारी चीज़ें सिस्टम इवन सेम है तमाम कंट्रीज ठीक है। में। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, कम या है, डेवलप नहीं है, हाँ, ठीक है। इसी तरह तुर्की का जो सिस्टम है ये भी बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर है, ठीक है। तुर्की ने 2004 के अंदर अपनी तमाम जो यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम था उसमें एक यूनियन है, ब्लोगना प्रोसेस के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटीज़ का जो क्रेडिट आवर्स का सिस्टम था वो चेंज किया है। EHEA कहते हैं, कॉमन यूरोपियन हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, उसका ये मेंबर है, प्लस यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र अकोमोडेशन सिस्टम के यहाँ से जो भी आप अपना ट्रांसक्रिप्ट लेकर जाते हैं वो वो यूरोपियन क्रेडिट आवर सिस्टम के बिल्कुल सेम होता है। और आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि ये सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो ठीक है, लेकिन जो रोल ऑफ टीचर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्या यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा होता है कि हम उसे कंपेयर कर सकते हैं यूरोप के साथ? डेफिनेटली, यानी कि यहाँ एक चीज़ समझने की है, तुर्की दुनिया की 16वीं बड़ी इकोनॉमी है। बेशक है, लोग कहते हैं कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, वो कर रही है, लेकिन अब वो कंफ्यूजन है लोगों की। हाँ, वो इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन को वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं इकोनॉमी के साथ। जी बिल्कुल, तो इकोनॉमी डिफरेंट है, करेंसी डेप्रिसिएशन जो है बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें देखें यहाँ के जो टीचर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है जिसमें वो दूसरे ममालिक के साथ जाके वो जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से भी टीचर्स आते हैं। और यहाँ के जो हायर एजुकेशन है जिसको हम योग कहते हैं, उनका ये स्टैंडर्ड है कि उन्होंने अगर किसी भी फैकल्टी ओपन करनी है या कोई भी यूनिवर्सिटी किसी ने ओपन करनी है तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड, अगर कोई यूनिवर्सिटी पूरा नहीं करती तो वो उस यूनिवर्सिटी वो कभी ओपन ही नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, बादशाह शहर यूनिवर्सिटी बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जो मतलब हर जगह पे कैंपसेस हैं, हाँ, जो एजुकेशन का रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल ऐसे ही है, एजुकेशन का काम करते हैं। या जो तुर्की के अंदर स्टूडेंट है वो जानते होंगे बादशाह शहर का नाम। लास्ट ईयर क्या हुआ है कि मेडिकल फैकल्टी के अंदर उन्होंने कोई आउट ऑफ रूल जाके कोई स्टेप लिया या मतलब अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की। उस हायर एजुकेशन ने उनको ये बैन कर दिया कि इस साल आप अपने मेडिकल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं ले सकते जब तक आप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। यानी आपका यहाँ पर रूल एंड लॉ जो है वो इतना है उसका रोल कि वो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं कर रही है रूल्स को फॉलो तो वो उसे बैन भी कर देते हैं, या वो डिसिप्लिन को पर्टिकुलरली जो है वो कर देते हैं क्लोज। बिल्कुल ऐसे बादशाह शहर यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा नाम है यहाँ पे, लेकिन उसको भी बैन कर दिया। बेकेंट यूनिवर्सिटी भी इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं ले सकते। तो इस हवाले से हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि तुर्की के अंदर अगर कोई भी फैकल्टी या कोई भी यूनिवर्सिटी वो कभी डमी नहीं हो सकती। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक स्टूडेंट जिसने बादशाह शहर यूनिवर्सिटी के अंदर या बेकेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया मेडिकल में, अब गवर्नमेंट ने जो है उन्हें बैन कर दिया, तो वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसे फिर कैसे कंपनसेट किया जाता है? नहीं, उन्होंने एडमिशन लेने ही नहीं दिया। फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने अपना जो इनटेक था लास्ट ईयर का वो उन्होंने ओपन ही नहीं होने दिया, जिसमें स्टूडेंट आया ही नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले फी जमा कराई थी वो भी रिफंड हो गई, फिर उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए। ज़बरदस्त। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक कॉमन स्टूडेंट है वो एडमिशन लेना चाहता है टर्की के अंदर, तो वो कैसे एडमिशन ले सकता है? क्या ये मैंडेटरी है कि वो आप जैसे जो कंपनीज हैं यहाँ पर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हैं वो उन्हें ही अप्रोच करें और उनके ज़रिए ही एडमिशन लें, या कोई स्टूडेंट जो है वो खुद से भी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकता है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो हमारे थ्रू करे। वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, वहाँ से वो अपना ऑफ़र लेटर ले सकता है, वो अपना एडमिशन लेटर फ़ीस सबमिट यूनिवर्सिटी को करानी होती है। और इसी तरह वो अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पे भी ले सकता है। जस्ट उसको ये करना है कि डेट्स फॉलो करनी होती हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी एडमिशन ओपन है। और इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब एक स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है यूनिवर्सिटी को, तो जो उनका जो एडमिशन डिपार्टमेंट होगा, क्या उसमें लोग होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग होंगे ताकि लैंग्वेज बैरियर ना आए और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है जब कम्युनिकेट करे तो वो टर्किश लैंग्वेज का बैरियर जो है वो ना आ सके?
देखिए सम टाइम बैरियर आ ही जाता है। कुछ लोग इंटरनेशनल ऑफिस के अंदर काम कर रहे तो उनको इंग्लिश आती है, लेकिन उस तरह की नहीं आती जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेशनल ऑफिस ही होता है। ये जो छोटा सा जो है वो बैरियर है जो आप समझ रहे हैं कि आ जाता है, अगर इसको भी कम करना हो और कोई आप जैसे जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही हैं, उनकी वो सर्विसेज लेते हैं उस बैरियर को भी कम करने के लिए और कंप्लीट एक गाइडेंस करने के लिए, तो क्या उसके लिए आप कोई उनको सर्विस फी चार्ज कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे असल में क्वेश्चन ये बनता है कि जब स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, वो डायरेक्टली सारा अपना प्रोसेस कर सकता है कि वो आपकी सर्विस क्यों ले, या हम स्टूडेंट हमारे पास क्यों आते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर ही आते हैं कि एक तो ये होता है कि जब स्टूडेंट सर्च करने बैठता है तो गूगल हो या किसी जगह पर उसको बहुत ही रैंडम सा और रफ सा मटेरियल मिलता है जिसमें से बिल्कुल सही है फिल्टर करना होता है। जो हमारे पास आते हैं हम उनको फिल्टर इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट अगर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम की फ़ी 3000 है, वो 3000 ही रहेगी। और वो एजेंसी के जरिए भी अप्लाई करेगा या डायरेक्ट अप्लाई करेगा तो फी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसमें कोई मतलब वो नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब वो हमारे थ्रू अप्लाई करता है हम उसको क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेते स्टूडेंट से। स्टूडेंट ने हमें कोई एक टर्किश लीरा या डॉलर उसने हमें नहीं देना होता। ओके, तो सिर्फ ये होता है हमारे पोर्टल के थ्रू हम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। ओके, फिर प्लस स्टूडेंट्स को डेट्स को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का वीज़ा प्रोसेस आता है, वीज़ा प्रोसेस में उसको गाइड करते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र में इशू होता है, फ़ी ट्रांसफ़र में उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ आने के बाद उनको रिसीव करना है, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। अकोमोडेशन, उनको सूटेबल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक स्टूडेंट जो है उसे अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करता है रादर देन कॉन्टेक्टिंग टू द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, वो हर लिहाज से फायदे में है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी सर्विसेज ले रहे हैं जो कि हर कदम पर उनके साथ होंगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे मैंने, और उसके लिए कोई कॉस्ट उन्हें पे नहीं करनी पड़ रही, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो अगर जो है वो बायर इन्वेस्टर डायरेक्ट प्रोजेक्ट से बाय कर ले तो भी प्राइस वही है, हमारे जरिए बाय करे तो भी। लेकिन जो सर्विसेज होंगी वीजा से लेकर एयर टिकट से लेकर अकोमोडेशन, टैक्स, बैंक अकाउंट, पेमेंट ट्रांसफर और जितनी भी आगे सिटीजनशिप रेजिडेंसी है वो उन्हें हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में हमसे, और फिर हमें ये भी पता होता है कि हमारे स्टूडेंट को किस एरिया में रहना चाहिए, किस किस्म का खाना पसंद है। और बिल्कुल इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो टर्की के अंदर स्टूडेंट लाइफ है, अब स्टूडेंट ने लेट्स सपोज जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके, या आपसे उन्होंने जो है वो कांटेक्ट कर लिया और आपने उन्हें सर्विस प्रोवाइड करके सारी जो सर्विसेज हैं वो दे दी, उन्हें गाइड कर दिया। वीज़ा के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस क्लास का स्टूडेंट है जो कि एडमिशन यहाँ पे ले सकता है। इंटरमीडिएट पास करने वाला स्टूडेंट, ग्रेजुएशन वाला, या फिर जिसने मास्टर्स कर लिया और वो एमफिल पीएचडी करना चाहता है, तो कौन सी क्लास है जो एडमिशन इजीली ले सकती है? यहाँ पे इजीली एडमिशन तो जैसे बैचलर, मास्टर, पीएचडी के हैं तो उसके लिए बैचलर के इंटरमीडिएट कंप्लीट होने चाहिए। मास्टर में हम मोस्टली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं जिन्होंने 2 ईयर बीए किया होता है या बीएससी की होती है, वो मास्टर में नहीं जा सकते। उनको अनफॉर्चुनेटली या तो दोबारा 4 ईयर बैचलर में जाना पड़ता है, ओके, या ये है कि वो मास्टर करके 2 ईयर मास्टर 2 ईयर बैचलर करके यहाँ पे आके दोबारा मास्टर में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, मास्टर के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 15 या 16 ईयर टोटल एजुकेशन होनी चाहिए, और बैचलर के लिए यह है कि 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। मैट्रिक का स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं आ सकता। इसी तरह अगर पीएचडी में जाना है तो वो उसका जो प्रोग्राम मास्टर का होगा वो विद थीसिस होना चाहिए, नॉन थीसिस प्रोग्राम के थ्रू वो पीएचडी में नहीं जा सकता। अब अगर हम इन्हीं डिसिप्लिन की बात करें तो क्या टर्की के अंदर हर डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है? फॉर एग्जांपल मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, या आईटी है, या मतलब कोई भी फील्ड जो है वो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। तुर्की के अंदर अगर आपको बताऊँ टोटल जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स काउंट किए जाएँ पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 45,000 प्रोग्राम ऑफर कर रही है। 45,000 डिसिप्लिन्स? जी, ओह माय गॉड, जी जी, इट्स अ बिग नंबर। बिल्कुल। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7 मिलियन टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें पर एनम एक साल के टोटल टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। और टोटल जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपने पहले जिक्र किया था कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक, सितंबर तक एडमिशन ओपन है, तो नॉर्मली जो है वो यहाँ पे एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कब ओपन होते हैं?
बैचलर के लिए एक इनटेक है, सितंबर इनटेक। मास्टर और पीएचडी के लिए 2 इनटेक होते हैं, फरवरी इनटेक कहते हैं और एक सितंबर इनटेक। जो सितंबर इनटेक अभी जो आने वाला है 2025 का, तो इसके एडमिशन नॉर्मली अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल में अपना यानी पोर्टल ओपन कर देती हैं और ये एडमिशन जैसे कहा कि 31 नवंबर तक जाते हैं। उसके बाद फिर बैचलर के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं और उस मास्टर और पीएचडी के एडमिशन ओपन हो जाते हैं फरवरी इनटेक के लिए। यही एडमिशन इसके लिए भी होते हैं, बैचलर और मास्टर का सितंबर इनटेक के लिए भी ओपन होते हैं। अब अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए या मास्टर्स के अंदर या पीएचडी के लिए आपने पहले ये कंपैरिजन तो कर दिया कि जो यूरोप यूके के अंदर 20,000 में या $15,000 में एडमिशन और डिग्री बिल मुकम्मल हो रही है, वो यहाँ पे $2,000-3,000 में हो रही। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जो पूरी कंप्लीट जो डिग्री कंप्लीशन है उसका टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है?